गुड आफ्टरनून क्लास। हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट क्लास में? हम्म। हम्म। अच्छा, ठीक है। अभी इसमें हम लोग वैसे फ्री कंसेंट का टॉपिक स्टार्ट कर रहे थे, राइट? फ्री कंसेंट के अंदर हम लोगों ने 5 वो फैक्टर्स जो थे उनमें से कितने कवर कर लिए? 2 कवर कर लिए। एक तो कोएर्जन और दूसरा अनड्यू इन्फ्लुएंस। ठीक है, एक बार सेक्शंस रिकॉल करते हैं। सेक्शन 11 किसका है? ठीक है। और 12? हाँ, साउंड माइंड वाला। ठीक है। 13 किसका है? ठीक है। 14, 15 और 16 अनड्यू इन्फ्लुएंस। अब हम लोग नेक्स्ट सेक्शन स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 17, और वो फ्रॉड के बारे में। ठीक है, हेडिंग पुट करो इसमें। ठीक है, अब देखो क्या कहना चाह रहे हैं ये इस वाले सेक्शंस के अंदर। हम फ्रॉड की बात कर रहे हैं। फ्रॉड को कैसे समझेंगे ना, एक टर्म होता है मिस रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, मिस रिप्रेजेंटेशन। अब मिस रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब होता है? जो भी फैक्ट्स है ना वो आप ट्रूली नहीं रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप गलत तरीके से सामने वाले को प्रेजेंट कर रहे हो। मतलब बात एक्चुअल में कुछ और है लेकिन हम बोल कुछ और रहे हैं अदर पार्टी को। ठीक है, अब ये जो मिस रिप्रेजेंटेशन है ना, ये 2 टाइप्स का हो सकता है। एक होता है जो आप इनोसेंटली करते हो। इनोसेंटली अगर हम कर रहे हैं यानी हमसे जाने अनजाने में गलती हो गई है, गलत चीज हमने गलती से कम्युनिकेट करी है सामने वाले को, हमारा कोई ऐसा इरादा नहीं था किसी को भी नुकसान पहुंचाने का, किसी को भी हर्ट करने का, ये पर्पस नहीं था। इनोसेंटली हमसे क्या हो गया? मिस रिप्रेजेंटेशन हो गया। बट एक और ऐसा होता है जो कि विलफुली किया जाता है, यानी कि जानबूझ के किया जाता है। तो अगर आप जानबूझ करके किसी को गलत फैक्ट्स कम्युनिकेट कर रहे हो, मतलब उसके पीछे आपका पर्पस क्या है? उस इंसान को नुकसान पहुंचाना है। ओके, अब क्या है यहाँ पे, ये जो इनोसेंट वाला मिसरिप्रेजेंटेशन है ना, इसको हम लोग डील करते हैं सेक्शन 18 के अंदर, जो मिसरिप्रेजेंटेशन के नाम से आता है। मतलब अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में कहीं पे भी अकेले ये वर्ड लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब समझ जाना ये इनोसेंट वाला मिसरिप्रेजेंटेशन है, जिसको हम सेक्शन 18 के अंदर डील करते हैं। ओके, यहाँ पे सेक्शन 17 में जो डील हो रहा है वो कौन सा है? ये विलफुल वाला है, जिसको आप क्या बुलाते हो? फ्रॉड बुलाते हो अंडर सेक्शन 17। ठीक है, तो फैक्ट्स को गलत तरीके से प्रेजेंट करना, मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन गलती से कर दिया तो कोई बात नहीं, सेक्शन 18 में कवर होगा। लेकिन अगर आपने जानबूझ के करा है ऐसा, तो वो कहाँ कवर होगा? फ्रॉड में, सेक्शन 17 में। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अब एक बार पहले ये नोट करो, फिर एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। उस एग्जाम्पल में तुम्हारी दोनों चीजें कवर हो जाएंगी, फ्रॉड भी समझ जाओगे और मिस रिप्रेजेंटेशन भी समझ जाओगे। ठीक है, ये लिख लिया। अब एक एग्जाम्पल से समझो इसको। फॉर एग्जाम्पल, एक पार्टी है, मिस्टर ए है और बी है। ए क्या कर रहा है? ए को एक कार सेल करनी है अपनी,
और वो कार वो बी को सेल करता है, तो कार होल्ड करनी है। अच्छा, बी ने इससे कार खरीदने के टाइम पे ये पूछा कि क्या इस कार के ऊपर कभी कोई एक्सीडेंट हो रखा है क्या, ठीक है। क्या पूछा बी ने इसे कि कभी इस गाड़ी के ऊपर कोई एक्सीडेंट तो नहीं हो रखा। अच्छा, ए को यहाँ पे ये पता था कि इस कार के ऊपर मेरी एक्सीडेंट हुआ है, फिर भी इसने क्या बोला बी को, बोला कि नहीं इस गाड़ी पे कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, क्योंकि इसने सोचा कि बी कौन सा उठा करके चेक करने वाला है उसको, इसमें वैसे भी इतनी समझ नहीं है, तो ये थोड़ी आइडेंटिफाई कर पाएगा कि कार पे एक्सीडेंट हुआ है या नहीं हुआ है। तो इसने क्या आंसर दिया यहाँ पे, इसने जवाब दिया नो, इस पे कभी कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है। अब फिर क्या होता है, बी ने कार खरीद ली। अच्छा, रीजन क्या है यहाँ पे, इसने ऐसा क्यों बोला होगा, क्योंकि अगर मैं सच सच उसको बता दूं ना कि इस कार पे एक्सीडेंट हुआ है, तो ये मुझे उसकी वैल्यू कम पे करेगा ना, वो मुझे कम प्राइस देगा इसका, तो मैं नहीं चाहती कि मेरा नुकसान हो, इस वजह से मैंने उसको झूठ बोल दिया। कुछ साल तक बी इस गाड़ी को यूज करता रहा एंड आफ्टर सम टाइम बी ने क्या किया, इसी कार को सेल किया सी को, इसको ये कार रीसेल करनी है सी को, ठीक है। अब सी ने भी यहाँ पर इससे यही सेम क्वेश्चन पूछा कि इस कार के ऊपर कोई एक्सीडेंट हो रखा है क्या, राइट। बी ने क्या जवाब दिया, बी ने भी नो ही बोला, लेकिन इसने नो क्यों बोला, क्योंकि एक्चुअल में जब तक कार इसके पास पड़ी थी ना, तब तक कार पे कभी भी कुछ भी नहीं हुआ है, ओके, कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ। प्लस जब ये ए के पास पड़ी थी और ए से मैंने खरीदी थी, तब ए ने भी मुझे यही जवाब दिया था कि नहीं इस पे कोई एक्सीडेंट नहीं हुआ है, विच मीन्स कि बी के नजरों में ये क्या है, कोई एक्सीडेंट नहीं हो रखा है, तो बेचारा जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है, क्योंकि उसको ऐसा ही लग रहा है वो। अब क्या होता है, सी जो है ये बहुत ज्यादा चतुर है, इसने इसको कार को चेक करवाया, चेक कराया तो अंदर गाड़ी के जो कुछ पार्ट्स थे ना वो ओरिजिनल नहीं थे। अब गाड़ी को अगर जैसे सपोज करो कभी बहुत तेज ठुकी है कार, तो इंजन हो गया या आगे का वो जो पूरा पोर्शन है, कुछ भी अगर डुप्लीकेट पार्ट्स लगते हैं, उनके ऊपर ईयर लिखा हुआ रहता है, मैन्युफैक्चरिंग का ईयर है ना, हर छोटे छोटे पार्ट पे रहता है ये। अब कार का मॉडल है 2010 का और उसके ऊपर पार्ट लगा हुआ है 2020 का, समझ आता है ना कि कुछ तो गड़बड़ हुआ है इन 10 सालों में, ठीक है। तो इसने इस तरीके से जब चेक कराया तो ये फिगर आउट कर लिया कि नहीं इसके ऊपर तो एक्सीडेंट हो रखा है, ओके। अब सी को क्या लगा कि बी मुझसे झूठ बोल रहा है, तो इसने क्या किया, बी को सीयू कर दिया, फाइन। अब इसने किया बी को सीयू, मुझे बताओ क्या बी सी को डैमेजेस पे करने के लिए एलिजिबल है, बी सी को डैमेजेस पे करेगा क्या, नहीं, नहीं, कोई यस है जो बोल रहा है, नहीं करेगा, सारे नो बोल रहे हैं, करना चाहिए, रीजन, ठीक है, ठीक है, ओके। लेकिन क्या इसका इंटेंशन सी को धोखा देने का है, अभी वाली ट्रांजैक्शन में क्या ये झूठ इसीलिए बोल रहा है, मतलब कि मैं इस कार का ज्यादा प्राइस प्रिक्योर करूं, या फिर इसको पता है क्या इस बारे में कि गाड़ी पे एक्सीडेंट हुआ है, नहीं। तो कुल मिलाकर के इसका गुड फेथ है ना, यहाँ पे गुड इंटेंशंस है ना इसके, तो ऐसी सिचुएशन में बी जो है ना वो यहाँ पे लायबल नहीं है, बी इज नॉट लायबल, ठीक है। अच्छा, अब लायबल एक्चुअल में किसको होना चाहिए, ए को होना चाहिए टुवर्ड्स सी, डायरेक्टली सी, ये लायबल होगा टुवर्ड्स बी, है ना, ये लायबल। अच्छा, हमने कंसिडरेशन वाला चैप्टर पढ़ा था ना, याद है, उसमें प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का एक टॉपिक पढ़ा था, स्ट्रेंजर कैन नॉट स्यू ना। अब तुम ये सोचो, एक कॉन्ट्रैक्ट इन दोनों का है ना, और एक कॉन्ट्रैक्ट उन दोनों का है, क्या इस वाले कॉन्ट्रैक्ट में सी ए को स्यू कर सकता है क्या, नहीं कर सकता, जानता ही नहीं है वो तो, ठीक है। अच्छा, इस वाले कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ए बीच में किसी को स्यू कर सकता है क्या, वो भी नहीं कर सकता, वो तो वैसे भी क्यों ही करेगा, बट स्ट्रेंजर है वो वैसे भी एलिजिबल नहीं है। कुल मिला के दीज टू कॉन्ट्रैक्ट्स आर सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट्स, अगर स्यू करना भी चाहिए तो ए को स्यू करना चाहिए, और वो कौन कर सकता है, सिर्फ बी कर सकता है, सिर्फ बी एंटाइटल्ड है स्यू करने के लिए, ओके फाइन। अच्छा, अब मुझे बताओ किसके पार्ट पे फ्रॉड है और किसके पार्ट पे ये इनोसेंट मिसरिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, सही है, परफेक्ट एकदम। ए ने तो क्या कमिट किया है यहाँ पे, फ्रॉड किया है, क्योंकि जानते हुए भी कि एक्सीडेंट हुआ है उसने आगे नो जवाब दिया था, और बी का यहाँ पे क्या हुआ है,
मिस रिप्रेजेंटेशन हुआ है। ठीक है, तो इस एक ही एग्जाम्पल में हमें ये दोनों चीजें समझ आ गई कि अगर हमें सच पता होते हुए भी हम किसी को झूठ अगर बोल रहे हैं तो वो क्या है, वो फ्रॉड है। वेयर एज हमें सच पता है और मैं उस चीज को सच ही मानती हूँ, आगे मैंने किसी को एज इट इज वैसा का वैसा वो बात कम्युनिकेट कर दिया, बट इन रियलिटी वो चीज गलत है, वो झूठ है, बट मुझे इस चीज का पता नहीं है, मुझे पता नहीं है कि वो झूठ है या सच है, मैंने तो उसको सच समझ के ही बोल दिया आगे जाके, तो वो मेरे लिए क्या हो जाएगा, इनोसेंट मिस रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा। ठीक है, काम करो, ये चार्ट बनाओ, इसको थोड़ा और क्लियरली लिख देती हूँ। ठीक है, अब इसके बाद फ्रॉड की डेफिनेशन लिखेंगे। हेडिंग, डेफिनेशन ऑफ फ्रॉड। फ्रॉड means and includes any of the following acts, any of the following acts: committed by a party to a contract or to its or with his connivance or with his connivance or by his agent or by his agent with an intent to ये जैसे मैं लिख रही हूँ ना वैसा ही तुम लोग भी लिखोगे ना तो ज्यादा सही रहेगा तुम्हारे लिए, मतलब समझ समझ के लर्न करना वो ज्यादा आसानी होगी इसीलिए।
with an intent to deceive another party or to induce him to enter or to induce him to enter into the contract. अब वो फॉलोइंग एक्ट्स कौन कौन से हैं वो हम लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे ये वर्ड आया है ना फॉलोइंग एक्ट्स, इस वजह से हम नीचे लिख रहे हैं. 5 एक्ट्स हैं. 1, 2, 3, 4 and 5. Suggestion of a fact which is not true by one who does not believe it to be true. Second, active concealment of a fact active concealment of a fact by one having knowledge of it. Promise made without any intention of performing it. Fourth, any other act fitted to deceive any act or omission declared by law as fraudulent. बस ये इतनी सी इसकी डेफिनेशन है. हाँ, इतनी सी इसकी डेफिनेशन है.
डन, नोटेड। ठीक है, अब समझो ये क्या कह रहा था। अभी एग्जाम्पल से तो हमें बहुत अच्छा लग रहा था फ्रॉड, लेकिन अभी अभी इसकी ये टेक्निकल डेफिनेशन जो है इसको समझते हैं। पहले तो फ्रॉड मीन्स एंड इंक्लूड्स एनी ऑफ द फॉलोइंग एक्ट्स। ठीक है, तो वो फॉलोइंग एक्ट्स जो है वो हमने यहाँ पे 5 लिखे हैं, उनकी बात हो रही है ये। अच्छा, कमिट इसको किसने किया है? कमिटेड बाय अ पार्टी टू अ कॉन्ट्रैक्ट। एक चीज तो ये कि जो पार्टी कॉन्ट्रैक्ट में दूसरे के साथ एंटर करी है ना, उसने क्या किया है? फ्रॉड करा है। ओके, या फिर विद हिज कोनाइवेंस हुआ है। पॉइंट बी, कोनाइवेंस का मतलब क्या है? उसकी कंसेंट से या उसकी मिली भगत थी उस चीज के अंदर, ऐसे इन्वॉल्वमेंट के साथ या कंसेंट के साथ उसके वो काम किया गया है। ओके, तो यहाँ पे इसका मीनिंग लिखना चाहो तो लिख लो कंसेंट या इन्वॉल्वमेंट। कंसेंट या इन्वॉल्वमेंट, यानी उसकी मर्जी से वो फ्रॉड कमिट हुआ है या फिर उसका खुद का इन्वॉल्वमेंट था बाकी लोगों के साथ, तो वो अमाउंट करेगा फ्रॉड। ओके, या फिर बाय हिज एजेंट, उसने अपने बिहाफ पे अपने किसी एजेंट से क्या करवाया है? ये फ्रॉड करवाया है। ओके, तो हमारे पास यहाँ पे 3 चीजें हैं। फ्रॉड कमिट किसने किया है? पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट ने किया है, उसके कोनाइवेंस से हुआ है, या फिर उसके एजेंट ने किया है। ठीक है, और ये करने के पीछे इसका पर्पस क्या था? यहाँ पे वही आ गया इसका पर्पस। विद एन इंटेंट टू, पर्पस था हमारा इधर दूसरी पार्टी को धोखा देना। डिसीव करने का मतलब होता है धोखा देना। ओके, डिसीव मीन्स धोखा देना। या फिर टू इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर अदर पार्टी को उकसाना कि वो मेरे साथ क्या करे? कॉन्ट्रैक्ट एंटर करे। ठीक है, तो पर्पस क्या है? या तो धोखा देना या फिर सामने वाली पार्टी को मेरे साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए उकसाना। ओके, अब ये तो हो गया यहाँ पे। इसको तुम ऐसे याद करो कि सबसे पहले तो फ्रॉड इंक्लूड्स ऑल दीज एक्ट्स, है ना। फिर हमने कहा कमिट करता कौन है? 3 जने। पहला, हाँ, दूसरा विद हिज कनाइवेंस, या फिर बाय हिज एजेंट। ओके, और दूसरा पर्पस क्या है ये फ्रॉड कमिट करने के पीछे? पहला डिसीव द पार्टी एंड दूसरा इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट। ओके, अब ये यहां तक तो हो गया। एक किसने किया, एक क्यों किया ना। अब हम देखते हैं कि कैसे किया। तो ये 5 चीजें हैं जो फ्रॉड के अंदर इंक्लूडेड होती हैं। अच्छा, पहला एक्ट इसमें ये कह रहा है सजेशन ऑफ अ फैक्ट विच इज नॉट ट्रू। मतलब मैं किसी को कोई फैक्ट सजेस्ट कर रही हूँ, किसी को किसी फैक्ट के बारे में बता रही हूँ जो ट्रू नहीं है। मतलब मैंने कुछ फॉल्स बताया है, उसको गलत बोला है कुछ। बाय वन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब क्या इसका? बाय अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, मतलब उसको पता है कि वो चीज क्या है? झूठ है, फॉल्स है, फिर भी वो क्या कर रहा है? सामने वाली पार्टी को उसको कम्युनिकेट कर रहा है। ठीक है, तो ऐसी बात बताना जो ट्रू नहीं है, ये जानते हुए भी कि वो ट्रू नहीं है। हिंदी में इसका मतलब लिख लो, जानते हुए भी कि मैं गलत बात बोल रहा हूं फिर भी उसने उसको कम्युनिकेट कर दिया। अपनी लैंग्वेज में उसको लिख लो हिंदी में। ऐसी बात बोलना जो पता है कि गलत है ना, फिर भी कम्युनिकेट कर रहे हो आप। हिंदी में लिख लिया करो मीनिंग्स वगैरह सारे, खुद को समझ में आना चाहिए, क्योंकि अगर अंडरस्टैंडिंग होगी तो इंग्लिश में बना के लिखने में 2 मिनट नहीं लगेंगे। वरना समझ नहीं आएगा ना तुम्हें, तो फिर तुम जाओगे दूसरे वाले मोड पे, रट्टाफिकेशन, है ना, फिर हम उस पे जाएंगे। इसीलिए तो बेटर है कि हिंदी में लिख लिया करो, कोई नहीं पढ़ने वाला, कोई नहीं चेक करने वाला तुम्हारे नोट्स। फाइन, फर्स्ट हो गया ऐसी बात बोलना जो मैं जानती हूँ कि गलत है फिर भी मैं उसको सामने वाले को कम्युनिकेट कर देती हूँ। सेकंड, एक्टिव कंसीलमेंट ऑफ अ फैक्ट बाय वन हैविंग नॉलेज ऑफ इट। मुझे पता है किसी बात के बारे में, लेकिन जब मेरे से पूछा गया तो मैंने उस चीज को कंसील किया, छुपाने की कोशिश करी, तो ये हो गया एक्टिव कंसीलमेंट। बाय अ पर्सन हु हैज अ नॉलेज ऑफ इट, मुझे पता है फिर भी मैं तुम्हें वो बात बता नहीं रही हूं। ठीक है, ये भी फ्रॉड हो जाएगा। थर्ड, प्रॉमिस मेड विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट। इसका क्या मतलब है ये तो तुम लोग बता सकते हो, इसका क्या मीनिंग है? हम्म, हम्म, हाँ, नहीं, मीनिंग क्या है इसका?
आप प्रॉमिस तो कर रहे हो किसी और को, लेकिन अंदर ही अंदर मन में आपका इरादा नहीं है उसको परफॉर्म करने का। देखो बी ने सी को प्रॉमिस किया था तो बी कार डिलीवर कर रहा था ना, कार डिलीवर तो कर रहा था ना, उसका अंदर से इंटेंशन ये थोड़ी था कि नहीं नहीं मैं कार नहीं दूंगा। अच्छा सपोज करो मैं तुम्हें यूं कहूं कि क्या तुम मेरी कार खरीदोगे, तुम हाँ भी मान गए, तुमने पैसे भी दे दिए, अब मैं कार ही नहीं दे रही हूँ, क्या कर लोगे? ठीक है, अब ये क्या हुआ कि मैं तुम्हारे को कार डिलीवर करने के लिए ऑफर करी, बट मैं प्रॉमिस कर रही हूँ, सब कुछ कर रही हूँ, लेकिन मेरा इंटेंशन है ही नहीं उसको परफॉर्म करने का। ओके तो ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्यों? जिससे कि तुम्हारे साथ क्या हो, धोखा हो। तो धोखा ही तो हो रहा है, पैसे भी एंट लिए और बाद में कार भी नहीं दे रही हूँ, ऐसे। फोर्थ पॉइंट, एनी अदर एक्ट विच इज फिटेड टू डिसीव, कोई भी ऐसा काम जो तुम कर ही इसीलिए रहे हो ताकि सामने वाले पर्सन को क्या कराए, धोखा दिया जाए। ऐसे कोई भी एक्ट हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी से लोन लिया, तुम्हें पता है रीपेमेंट तो मुझे करना नहीं है ना, लेकिन एक बार को लोन ले तो लेता हूँ, है ना, ये चीज क्या हो जाएगा, कोई भी एनी अदर एक्ट विच इज फिटेड टू डिसीव, धोखा देने के लिए कोई भी आप काम कर रहे हो वो फोर्थ वाले पॉइंट में फॉल करे। एंड लास्ट है कोई भी ऐसा एक्ट या ओमिशन। पहले मुझे बताओ एक्ट में और ओमिशन में क्या फर्क है? भूल जाना, ओमिशन का मतलब होता है स्किप कर दिया, भूल गए या परफॉर्म नहीं किया आपने, है ना, तो वो आपका क्या हो जाएगा, ओमिशन। कोई भी ऐसा एक्ट, मतलब एक्ट पॉजिटिव चीज है, ओमिशन नेगेटिव चीज है, लेकिन इसको किसने फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर किया है, लॉ ने फ्रॉडुलेंट डिक्लेयर किया, नहीं कानून में लिखा हुआ है ये चीज क्या मानी जाएगी, फ्रॉड मानी जाएगी। और ऐसा अगर कुछ तुमने किया तो दैट विल अमाउंट टू फ्रॉड अंडर सेक्शन 17 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, तो हाँ बोलो, नहीं समझ आया? कोई भी ऐसा एक्ट, है ना, या ओमिशन विच इज डिक्लेयर्ड बाय लॉ एज फ्रॉडुलेंट। एग्जाम्पल देती हूँ इसका। अभी जैसे सपोज करो कंपनी है, कंपनी पता है ना सबको क्या होती है, ट्वेल्थ में पढ़ा होगा, है? अब कंपनी के अंदर जो डायरेक्टर्स होते हैं ना, वो लोगों से पैसा वैसा रेज करते हैं, है ना। अब आपने अगर लोगों से पैसा उठाया है तो उस पैसे को कंपनी में यूज करोगे या खुद के पर्सनल यूज में लोगे? कंपनी में ही यूज करेंगे ना उसको। अब कंपनीज एक्ट करके एक लॉ है ना, हमारे सिलेबस में भी है। अब उस लॉ के हिसाब से ये चीज है कि अगर डायरेक्टर्स ने उस पैसे को अपने पर्सनल यूज में लिया, फ्रॉड है, उस लॉ में लिखा हुआ है ऐसा। तो मतलब अगर तुमने ये एक्ट कर दिया तो वो क्या बन जाएगा, फ्रॉड बन जाएगा, कि लोगों से पैसा उठा रहे हो कंपनी के लिए बोल करके और बाद में अपने पर्सनल यूज में ले रहे हो, फ्रॉड। ओमिशन, ओमिशन का मतलब क्या है, काम नहीं करना, नहीं करना इन द सेंस अब तुम लोगों से पैसा उठा रहे हो, ओके। अब किसी से भी ऐसे फंड्स रेज करने से पहले है ना, आपको उसको अपनी पूरी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बतानी पड़ती है, ठीक है, जो भी है आपके प्रॉफिट्स हैं, बैलेंस शीट पीएनएल सारी चीजें बतानी है। अब मानो ये पूरा फॉर्मेट होता है एक जिसके अंदर तुम्हें ये सारे डिस्क्लोजर्स देना, अब उसमें से कोई चीज तुमने जानबूझ करके स्किप कर दी, ओमिट कर दी, यानी नहीं लिखी उसमें। अब नहीं लिखी तुमने, जैसे सपोज में तुमने प्रॉफिट का फिगर ही नहीं लिखा उसके अंदर अपना, अब प्रॉफिट नहीं लिखा तो इन्वेस्टर को कैसे समझ आएगा? फिर भी चलो इन्वेस्टर तुम्हारे ऊपर विश्वास करके पैसे दे दिया तुम्हारे को, कल को उसको नुकसान हो गया तो कौन जिम्मेदार हो जाएगा? कंपनी, डायरेक्टर्स। तो ये कंपनी ने क्या किया, ओमिशन किया है। और ये ओमिशन करने के पीछे हम एक ही पर्पस हमें समझ में आ रहा है कि तुम सामने वाले को धोखा देना चाहते हो। तुम्हारी कंपनी एक्चुअल में लॉसेस में चल रही है, लेकिन तुमने क्या किया, उसको वहां से दिखाया ही नहीं, मतलब उधर जो भी डिस्क्लोजर्स उनको देने थे ना उसमें तुमने ये चीज डाली ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर मैं लॉसेस का लिख दूंगा तो वो मुझे वो देगा ही नहीं, पैसा देगा ही नहीं। तो ये ओमिशन हो गया, मतलब तुमने उसको लिखा नहीं, ओमिट कर दिया, स्किप कर दिया, वहां से स्किप कर दिया, तो ये भी क्या माना गया है, लॉ में फ्रॉड्यूलेंट माना गया है, फ्रॉड है ये। अब क्लियर है ये दोनों एग्जांपल्स एक्ट के और ओमिशन के? पॉजिटिव काम है, एक्ट है, नेगेटिव है यानी तुमने नहीं किया तो वो ओमिशन है, ओके। लेकिन उसको फ्रॉड किसने बनाया है, लॉ ने बनाया है। लॉ ने कहा है कि ये पर्टिकुलर चीज क्या मानी जाएगी, फ्रॉड मानी जाएगी, ओके। नाउ इट इज क्लियर, ठीक है। 5 फैक्टर्स क्या हैं? सबसे पहला फैक्ट इसके अंदर क्या हो गया, जानते हुए भी कि बात फॉल्स है, मैंने सामने वाले को कम्युनिकेट कर दिया। दूसरा, पता है किसी बात के बारे में फिर भी हम उसको क्या कर रहे हैं, कंसील कर रहे हैं, छुपा रहे हैं। तीसरे में प्रॉमिस तो कर दिया, परफॉर्म करने का इरादा नहीं है। चौथे वाले में कोई भी ऐसा काम जो किसी को धोखा देने के लिए किया जा रहा है। और लास्ट वाले में एक्ट या ओमिशन जिसको कानून ने फ्रॉड्यूलेंट माना है। अब पूरी फ्रॉड की डेफिनेशन क्लियर है क्या? बहुत बड़ी डेफिनेशन है ना, कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने इसको पार्ट्स में लिखवाया है तुम्हें।
सबसे पहले तो ये याद रखो कि फ्रॉड इंक्लूड्स दीज 5 पॉइंट्स, ठीक है। उसके बाद फ्रॉड करा किसने है, पहला पॉइंट, पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट, या फिर कॉनाइवेंस, या फिर बाय हिज एजेंट, है ना। और किस इंटेंशन के साथ किया गया है, डिसीव या फिर टू इंड्यूस हिम टू एंटर अग्रीमेंट, ठीक है। फिर ये 5 पॉइंट्स क्या है, पहला हिंदी में बता दो, इट्स ओके, मतलब समझ आना चाहिए। पहला, ठीक है। सेकंड, छुपाना किसी भी फैक्ट को। तीसरा, फेक प्रॉमिस करना। चौथा, कोई भी काम करना जिससे सामने वाले को धोखा होगा। और लास्ट, एक्ट या ओमिशन जिसको लॉ ने फ्रॉडुलेंट बनाया है। ओके, ये डेफिनेशन फ्रॉड की हो गई। अब इससे रिलेटेड कुछ और इसेंशियल्स हैं, वो हम लिखेंगे अभी। इसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ अ फ्रॉड, हेडिंग पुट करेंगे। पहला पॉइंट इसमें, mere silence is not treated as fraud। क्या हुआ, पहले भी पढ़ा था, कहाँ पढ़ा था पहले? वो ये था, साइलेंस एक्सेप्टेंस के टूवर्ड्स था, कि अगर कोई पर्सन साइलेंट है तो उसको एक्सेप्टेंस नहीं मानना है। वैसा ही सेम यहाँ पे है कि कोई अगर साइलेंट है तो उसको फ्रॉड नहीं मानना है। इसी रूल के एक्सेप्शंस हैं दो। इसके अंदर एग्जाम्पल लिख लो।
अच्छा, ये फर्स्ट पॉइंट इसमें क्या कह रहा है, मियर साइलेंस इज नॉट ट्रीटेड एज फ्रॉड। अभी कोई बंदा अगर चुप है, कुछ नहीं बोल रहा है, तो क्या हम उसकी साइलेंस को, जनरल रूल के हिसाब से उसकी साइलेंस को फ्रॉड मानना चाहिए क्या? नहीं मानना चाहिए। एज पर द जनरल रूल नहीं मानते हम उसको। लेकिन दो एक्सेप्शंस हैं इसके। अब एक्सेप्शंस का मतलब क्या हुआ, इन दोनों केसेस में फ्रॉड है या नहीं है? नहीं है? है, फ्रॉड है। ऊपर वाले केस के हिसाब से वो फ्रॉड नहीं है, तो एक्सेप्शंस का मतलब क्या हुआ कि इन केसेस के अंदर वो फ्रॉड है। ऑपोजिट कर लो उसका ना। पहला, वेयर देयर इज अ ड्यूटी टू स्पीक, एक ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जहां बोलने की तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है। अभी ए है ना, अपने किसी रिलेटिव को एक हॉर्स सेल कर रहा है, राइट? अब इसको पता है मेरा ये हॉर्स क्या है, अनसाउंड माइंड का है, ठीक नहीं है, फिर भी तुम क्या कर रहे हो, आगे किसी और को सेल कर रहे हो। ये सेड नथिंग टू बी अबाउट दैट, कुछ नहीं बताया तुमने बी को। यहाँ पे ए ने क्या कमिट किया है, फ्रॉड कमिट किया है। मतलब तुम्हारी यहाँ पे साइलेंस जो है वो क्या मानी जाएगी, फ्रॉड मानी जाएगी। अच्छा, अभी इसके रिलेटिव के बजाय यहाँ पे कोई स्ट्रेंजर होता ना, तो वहां ये फ्रॉड नहीं बनता। वाई, किसी और स्ट्रेंजर को मैं मेरे गुड्स के डिफेक्ट बताने के लिए बाउंड नहीं हूँ। ठीक है, हम अभी आगे इसके बाद सोगा पढ़ेंगे, सेल ऑफ गुड्स एक्ट, उसमें ये चीज लिखी हुई है, कोई भी किसी को गुड्स बेचता है ना, तो अपने गुड्स के डिफेक्ट्स बताने के लिए वो बाउंड नहीं है। इस वजह से तो स्ट्रेंजर को बेच रहे हो तो बाउंड नहीं हो, लेकिन अपने रिश्तेदार को बेच बेच रहे हो, कोई ऐसा आपका क्लोज रिलेटिव है एकदम, तो तुम उसके ही सगे नहीं हो, तो फिर क्या होगा? है ना? तो कम से कम उसको तो बताओ कि जो गुड्स मैं तुम्हें बेच रहा हूँ उसके अंदर ये प्रॉब्लम है। फाइन। यहाँ पे सेकंड हैंड पे वेयर साइलेंस इज इक्वल टू स्पीच। अब तुम्हारा चुप रहना ही क्या है, इक्वल टू स्पीच है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कोई किसी पर्सन ने फ्रॉड कमिट कर दिया, ठीक है, अब उसको पुलिस वाले इतना मार रहे हैं, पीट रहे हैं, उल्टा लटका दिया उसको, सब हर तरीके का रिमांड हमने ट्राई कर लिया उसके ऊपर, लेकिन वो बोल ही नहीं रहा कुछ भी, कुछ नहीं बोल रहा कि किसने उससे करवाया, कैसे किया, कैसे नहीं किया, एकदम डीठ। अब यहाँ पे हम उसकी साइलेंस को क्या माने, फ्रॉड मानेंगे कि हाँ उसने किया है कमिट, ये करा है, तभी तो ये किसी और के बारे में बता नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है। ऐसे ही करते हैं ना टेररिस्ट लोग, ऐसे कितना ही पिट जाएंगे लेकिन बोलेंगे नहीं। तो तो इसीलिए यहाँ पे ये क्या माना जाएगा, साइलेंस इक्वलेंट टू स्पीच हो गया ये। ठीक है, ओके ये चीज। तो दो एक्सेप्शंस है, इन दोनों केसेस में फ्रॉड है या नहीं है, फ्रॉड है। साइलेंस विल बी ट्रीटेड एज फ्रॉड इन दीज टू केसेस, जहां पे आपका ड्यूटी बनता है बोलने का, और दूसरा जहां पे साइलेंस इक्वल टू स्पीच है। फाइन। सेकेंड पॉइंट लिखेंगे अब इसके अंदर। सेकेंड, representation must be related to a fact. Third point, representation should be made before, should be made before
कैन रिसाइंड द कॉन्ट्रैक्ट, रिसाइंड कैंसिल कर सकता है। हो गया, नोटिंग हो गया सबका? नहीं तो एक बार लास्ट में लिख लेना इस चीज को। देखो सबसे पहले ऊपर ये इसेंशियल्स कंप्लीट कर रहे थे। फर्स्ट वाला पॉइंट था मियर साइलेंस इज नॉट ट्रीटेड एज फ्रॉड, ठीक है। सेकंड वाला क्या आया, रिप्रेजेंटेशन मस्ट बी रिलेटेड टू अ फैक्ट। रिप्रेजेंटेशन, ये जो वर्ड बार बार हम यूज कर रहे हैं ना, ये मतलब किसी भी बात को कम्युनिकेट करना है ना, उसको बोलना, क्योंकि हमने उसको कैसे किया है, मिस रिप्रेजेंट किया है, मिस रिप्रेजेंटेशन किया है यहाँ पे, है ना। तो इसीलिए रिप्रेजेंटेशन यानी कोई भी स्टेटमेंट जो आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो किसके बारे में होना चाहिए, पहली बात तो वो किसी फैक्ट के बारे में होना चाहिए। फैक्ट का मतलब क्या होता है, फैक्ट का मतलब क्या होता है, ट्रूथ। ट्रूथ होना चाहिए। वो कहने का मतलब क्या, कि सामने वाले को क्या लगेगा कि तुम क्या बोल रहे हो, सच बोल रहे हो, मतलब वो वैलिड लगना चाहिए आप जो भी बोल रहे हैं। सेकेंड, रिप्रेजेंटेशन शुड बी मेड बिफोर द कंक्लूजन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जाहिर सी बात है ना, तुमने कॉन्ट्रैक्ट एंटर करवाने से पहले, कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मतलब क्या है, आप कॉन्ट्रैक्ट एंटर करोगे ना, तो वो एंटर होकर के फाइनल हो जाए ना आपका, उससे पहले पहले आपको ये रिप्रेजेंटेशन देनी है, तभी तो सामने वाली पार्टी को इंड्यूस किया जाएगा ना कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए, राइट। तो इसीलिए ये बिफोर द कंक्लूजन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, ऐसा समझो हम ये कह रहे हैं बिफोर द मेकिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ये कॉन्ट्रैक्ट हम एंटर करके खत्म कर रहे हैं ना, उससे पहले, एंटर करने से पहले कह रहा है, परफॉर्म करने से पहले नहीं कह रहा है उसको, जिससे अदर पार्टी क्या हो जाएगी, इंड्यूस होगी कॉन्ट्रैक्ट एंटर करने के लिए। रिप्रेजेंटेशन मेड विद द नॉलेज ऑफ इट बीइंग फॉल्स, मुझे पता है ना कि वो चीज फॉल्स है, नॉलेज है ना मुझे कि फॉल्स है, फिर भी मैं तुम्हें कम्युनिकेट कर रही हूँ। अदर पार्टी मस्ट हैव रिलाइड अपॉन सच रिप्रेजेंटेशन, उसको क्या किया है, उसने रिलाई अपॉन किया, यानी तुम्हारे ऊपर उसने ट्रस्ट किया है, विश्वास करते हुए उसने तुम्हारे साथ कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया, और बाद में उसके साथ क्या हो गया, धोखा हो गया है। लास्ट, द अदर पार्टी मस्ट हैव सफर्ड अ लॉस। जाहिर सी बात है ना, हम इतना पूरा बखेड़ा क्यों खड़ा खड़ा करेंगे, जब कुछ लॉस होगा तभी तो करेंगे, अदरवाइज क्यों करेंगे। तो लॉस होना अदर पार्टी को जरूरी है, तभी तो फ्रॉड होगा उसके साथ।
ये, ठीक है। इफेक्ट, फ्रॉड का इफेक्ट क्या है? ये वॉइडेबल वाली चीज तो हम हर जगह पढ़ ही रहे हैं, है ना। सेकंड, जो अग्रीव्ड पार्टी है ना, वो क्या कर सकती है? कॉन्ट्रैक्ट को रिसाइंड कर सकती है। रिसाइंड का मतलब क्या होता है? कैंसिल करना। वो उसको कैंसिल कर सकती है। दूसरा, तुम उससे डैमेजेस सीक कर सकते हो, यानी कि कॉम्पनसेशन ले लोगे उससे, तुम्हें जो भी नुकसान हुआ है उसके लिए कॉम्पनसेशन लेंगे। तीसरा, उसको स्पेसिफिक परफॉर्मेंस करने के लिए कहा जाएगा, यानी कि यदि जो तुमने बात मुझे कही वो सच होती तो ये कॉन्ट्रैक्ट कैसा होता, मुझे वैसा का वैसा उसको परफॉर्म करके दो। जैसे कि बी ने सी को कहा कि नहीं एक्सीडेंट नहीं हुआ, या ए ने बी को कहा कि एक्सीडेंट नहीं हुआ। यदि सच में एक्सीडेंट नहीं होता तो गाड़ी के अंदर क्या होते? ओरिजिनल पार्ट्स होते। तो तुम एक काम करो, मुझे इसमें ओरिजिनल पार्ट्स डलवा दो इसके, मैं मान लूंगा कि ठीक है तुम्हारी तरफ से फ्रॉड नहीं है। ओके ऐसा तो आपको क्या करवाना है? उस कॉन्ट्रैक्ट का एग्जैक्टली वैसा ही परफॉर्मेंस कराना है, एज इफ वो चीज जो तुमने बोली है वो ट्रूथ होती तो हम क्या करते। हाँ? अच्छा, लेकिन फिर एक इसमें एक्सेप्शन आया है। कौन से पॉइंट का एक्सेप्शन आया? ये जो वॉइडेबल वाला पॉइंट था, है ना। इसका मतलब इन दोनों केसेस के अंदर कॉन्ट्रैक्ट आपके वॉइडेबल नहीं बनेंगे। पहला, अगर अग्रीव्ड पार्टी के पास ट्रुथ डिस्कवर करने के मीन्स थे। अच्छा देखो, सी है, सी चतुर था ना, उसने पता करवा लिया था ना चेक करके। क्या बी के पास भी ऐसा था? मतलब ये मीन्स अवेलेबल थे क्या? वो भी गैराज में जाके चेक करवा सकता था ना इस चीज को। जब करा सकता था तो फिर वॉइडेबल नहीं होगा वो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। यानी कि ऊपर फर्स्ट वाली रेमेडी नहीं मिलेगी उसको, वो रिसाइंड करे और बाकी सब लेना चाहे तो वो ले सकता है, लेकिन वॉइडेबल नहीं होगा। वाई? बिकॉज तुम्हारे पास चांस था, तुम्हारे पास मीन्स अवेलेबल थे सच को पता करने के, फिर भी तुमने नहीं किए, तो उसमें तुम्हारा फॉल्ट है, फिर वो वॉइडेबल नहीं है। सेकेंड, फ्रॉड डिड नॉट कॉज कंसेंट ऑफ अ पार्टी टू एन अग्रीमेंट, यानी वो फ्रॉड तुमने उसके साथ करा है ना, उसमें उस पार्टी का कंसेंट तुमने लिया ही नहीं था, ठीक है। पार्टी का, अच्छा हमारे साथ है ना फोन के ऊपर जितने भी स्कैम्स और फ्रॉड्स होते हैं ना, उसमें हमारी कंसेंट होती है क्या? वो कोई कॉन्ट्रैक्ट होता है क्या हमने कंसेंट दिया हो, जिसमें एक्सेप्टेंस दिया हो? नहीं होता ना, वो विदाउट एक्सेप्टेंस होता है। तो ऐसा फ्रॉड अगर हुआ है जो कंसेंट नहीं, जिसमें कंसेंट नहीं थी सामने वाली पार्टी की, वो वॉइडेबल भी नहीं हो सकता, ठीक है। तो फर्स्ट वाले पॉइंट ऊपर जो हमने लिखे हैं ना, वॉइडेबल वाला, ये उसका एक्सेप्शन बना है, इस वाले का, इसका एक्सेप्शन हमने ये दोनों पॉइंट्स यहाँ पे पढ़े हैं। फाइन, ये बाकी सारी रेमेडीज क्या अग्रीव्ड पार्टी ले सकता है? बिल्कुल ले सकता है, वो सारी रेमेडीज अलाउड हैं। ओके, विद दिस हमने आज की क्लास में फ्रॉड किया है, फ्रॉड कंप्लीट किया है, ठीक है। सेक्शन 17, अब कल हम मिस रिप्रेजेंटेशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में मिस रिप्रेजेंटेशन।